नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकित जी। और हम लोग ये चाय पर समीक्षा कार्यक्रम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि देश में राजनीतिक घटनाक्रम भी लगातार घटित हो रही, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है। लेकिन इस सप्ताह सबका ध्यान अचानक ही महाराष्ट्र की ओर चला गया और शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे का भी ऐलान कर दिया कि वो अब पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहना चाहते। हालांकि मान मनौवल हुआ, कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली। तब शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लिया, कहा कि मैं कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं कर सकता। लेकिन शरद पवार का ये चाल कहिए या फिर उनका ये कदम आखिर कैसे आया, क्यों आया, इसको डिकोड कैसे कर सकते हैं आप? देखिए, इसमें क्या है कि शरद पवार जी ने जो कुछ कहा कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, वो पूरा का पूरा अब जब उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है तो लग रहा है कि पूरा का पूरा एक स्क्रिप्टेड एक पॉलिटिकल ड्रामा था ये। आप देखिए कि 2 हफ्ते पहले उनकी जो बेटी है सुप्रिया सुले, उन्होंने कहा था कि 15 दिनों के अंदर एक राजनीतिक भूचाल आएगा, महाराष्ट्र में कुछ परिवर्तन होगा, केंद्र में कुछ परिवर्तन होगा। ये कहकर उन्होंने एक अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था कि क्या होने वाला है। तमाम तरह की अटकलें चल रही थी। अब हुआ ये कि जब उन्होंने अपनी पुस्तक का जो अपडेटेड संस्करण था उसका विमोचन किया शरद पवार जी ने, तो ऐलान कर दिया कि मैं पार्टी में जो अध्यक्ष पद है वो छोड़ना चाहता हूं और नया नेतृत्व उभरे उसके लिए मैं काम करना चाहता हूं, उनको मार्गदर्शन भी देता रहूँगा। हमको पहले ही देखना चाहिए कि जब शरद पवार ने जब ये ऐलान किया कि मैं पद छोड़ रहा हूं और नया नेतृत्व को आना चाहिए, तो लगा कि ये चीज़ उन्होंने अपने पार्टी की बेहतरी के लिए की है, क्योंकि आखिर कब तक शरद पवार की छत्र छाया में ही पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। एक ना एक दिन तो नया नेतृत्व आएगा और नया नेतृत्व आकर तुरंत तत्काल सफल नहीं हो जाता है, ये भी बात हमको समझनी होगी। नया नेतृत्व को जमने में, काम समझने में और लोगों का, अपने नेताओं का, पार्टी कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतने में, उनका मार्गदर्शन करने में समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। तो अगर नया नेतृत्व एनसीपी का आज बन जाता तो हम कह सकते थे कि जब तक चुनाव आते लोकसभा के, तब तक उस नेतृत्वकर्ता को कुछ अनुभव हासिल हो जाता और ये एनसीपी के लिए अच्छा होता। और शरद पवार उस समय उपस्थित भी होते, शरद पवार सिखाते भी। और शरद पवार और बड़े जो बुजुर्ग, अब 80 से ज़्यादा उम्र उनकी हो चुकी है, उनको ऐसे नेताओं को चाहिए कि वो युवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करें। बिल्कुल। अच्छा, युवा भी उनके घर में ही बैठे हैं। वो जो अगर वो आ रहा था कि भाई नया अध्यक्ष कौन बनेगा, तो या तो सुप्रिया सुले बनती है या अजीत पवार बनता। तो ये जब अध्यक्ष भी घर का ही है तो फिर तो नया नेतृत्व आगे बन जाने देना चाहिए था, पार्टी के हित में यही होता। लेकिन अगर आप देखें तो जो पारिवारिक दल होते हैं उनकी एक बड़ी मजबूरी होती है, जो संस्थापक नेता होता है वो पार्टी से कभी वो हिलना ही नहीं चाहता है। अब आप देखिए, जो हम परिवारवादी दलों की बात कर लेते हैं, हमने देखा कि पार्टी पर कब्जे को लेकर किस तरीके से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में लड़ाई हो गई। हमने देखा कि प्रकाश सिंह बादल अपने अंत समय तक, वो ठीक है कि वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहे थे अपनी अस्वस्थता की वजह से, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के सर्वे सर्वा वही थे। बिल्कुल। फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं। उन्होंने कहा था कि ठीक है, नया नेतृत्व को मौका दूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लालू यादव वो पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं। ऐसे ही आप तमाम परिवारवादी दलों को देख लीजिए, जो पार्टी बनाता है वो पार्टी छोड़ता नहीं है, उसको वो एक कंपनी समझता है उसको, और उसको वो उससे कहीं हिलना नहीं चाहता है। तो शरद पवार ने भी जो एनसीपी बनाई है वो उससे कहीं हिलने वाले नहीं थे। उन्होंने ये दांव चलकर दरअसल कई सारे जो राजनीतिक हित हैं वो साध लिए हैं। एक तो उन्होंने इस अपने ऐलान के जरिए कि मैं पद छोड़ रहा हूं, पार्टी में जो ऐसे नेता थे कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, ये एक सामने ला दिया। देखा हमने कि किस तरीके से बहुत सारे नेता रोने लगे, बहुत सारे लोग वहां प्रदर्शन करने लग गए। अजीत पवार और एक आध नेता ऐसे रहे जो कि शरद पवार के कदम की तारीफ कर रहे थे। तो वो जाहिर हो गया कि कौन शरद पवार के साथ है कौन नहीं है। शरद पवार ने अपनी पुस्तक के जरिए और बड़ा धमाका कर दिया। उद्धव ठाकरे की राजनीतिक क्षमता पर सवाल उठा के, राजनीतिक कौशल पर सवाल उठाकर। देखना होगा कि क्या एमवीए का जो नेतृत्व है उद्धव ठाकरे ही करते हैं महाराष्ट्र में, या यह नेतृत्व बदलता है।
क्योंकि अभी वो ठीक है कि शरद पवार जो की बेटी ने जो कहा था कि भी एक बड़ा घटनाक्रम होगा दिल्ली में और महाराष्ट्र में, तो दिल्ली वाला अगर देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तो शरद पवार के साथ पास है, महाराष्ट्र में एमवीए का नेतृत्व क्या बदलेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो शिवसेना यूबीटी है उसने कहा है कि हम शरद पवार की किताब में लिखी गई बातें जो उद्धव ठाकरे के बारे में है उसका जवाब सामना में विस्तार से देंगे, तो हमको सामना में जो जवाब आता है उसका इंतजार करना होगा। लेकिन आप एक चीज़ और देखिए, हमने अभी करी जो परिवारवादी दल की बात है, मैं देख रहा था कि शरद पवार की बेटी के पास कुछ फ़ोन गए, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने फ़ोन किया, राहुल गांधी ने किया, शायद एक आध और लोगों ने किया होगा, तो वो ये फ़ोन इसलिए था कि आप पद पर बने रहें। तो जो परिवारवादी नेता हैं, परिवारवादी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ वही फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप कहीं जाइए मत, आप पद पर बने रहिए। किसी और नेतृत्व ने, किसी और पार्टी के नेता ने नहीं ऐसा कहा। तो ये एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि इन सबकी मानसिकता और राजनीति का स्टाइल एक ही है, इसलिए नहीं चाहते कि आप पद छोड़ें, क्योंकि आप छोड़ेंगे तो हम पर भी दबाव बनेगा, हमारे भी लोग कहेंगे कि किसी नए नेतृत्व को आप आगे आने दीजिए। तो शरद पवार का जो पूरा घटनाक्रम था, हमको लगता है कि उन्होंने अपनी पार्टी को एकजुट करने और पार्टी में जो थोड़ा सा पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं या दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं, उनके चेहरे सामने लाने का एक काम था, वो उन्होंने कर दिया है शरद पवार ने। और इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, पद छोड़ने की मंशा शायद उनकी पहले दिन से ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने तत्काल एक ऐसी कमेटी बना दी थी जिसमें सारे के सारे नेता ऐसे थे जो कि पवार को ही चाहते। तो लेकिन पवार का मैं मानता हूं कि उन्होंने एक यहाँ पर वो, क्योंकि पार्टी के संस्थापक और जाहिर सी बात है कि पार्टी से सबसे ज़्यादा लगाव उनको ही होगा, तो उनको अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए नया नेतृत्व को आगे आने देना चाहिए। बिल्कुल। अजीत पवार को भी एक संदेश दे दिया गया कि आप जो अंदर खाने की बात करते हैं कि इधर उधर चले जाने की, उसमें कई नेताओं के नाम सामने आ रहे थे, तो उनको भी जवाब पवार ने अपने इस कदम से दे दिया होगा। सर, अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं और मुद्दा कर्नाटक से है। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लाया, 5 गारंटी उसमें थी ही। भाजपा पीएफआई की बात कर रही थी, कांग्रेस ने भी पीएफआई की बात की, लेकिन उसके साथ साथ एक शब्द आ गया बजरंग दल। जी, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस शब्द का इस्तेमाल करके, भले ही आज वो कहें कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने एक उदाहरण दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिंदू और हिंदुवादी संगठनों को उन्होंने टारगेट करने का काम किया, जैसा कि साफ तौर पे दिख रहा है। पूरे मामले को आप कैसे दिख रहे हैं? क्या कर्नाटक चुनाव अब बजरंग बली पर लड़ा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे जयकारे लगवा रहे हैं, पूरा का पूरा मामला अब बजरंग बली पे आकर टिक गया है कर्नाटक में? देखिए, बजरंग बली पर तो चुनाव है ही, क्योंकि वैसे भी जो कर्नाटक है वो तो भगवान हनुमान जी की जन्मस्थली है। तो अब और ख़ास तौर पर वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से गली गली में और बहुत विभिन्न जगहों पर, वैसे तो हनुमान जी के मंदिर आपको सब जगह मिल जाते हैं, नहीं कर्नाटक में भी हैं और काफ़ी प्राचीन है, आपको देख के पता लग जाता है कि कितने प्राचीन मंदिर हैं। तो हनुमान जी के भक्त वहाँ भी हैं और ख़ास तौर पे बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कहकर कांग्रेस ने बड़ा एक अपने लिए कहते हैं कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। बताया जा रहा है कि शायद डीके शिव कुमार को अंत तक पता नहीं था कि ये जो मैनिफेस्टो है उसमें बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात रखी गई है, वरना शायद वो मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं। तभी वो मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठा है कि आज तक का इतिहास ऐसा है नहीं कांग्रेस का कि वो मंदिर बनवाती है, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराती है, तो ये इस वादे पर कैसे यकीन कर लिया जाए। दूसरा एक चीज़ हमको समझनी होगी कि जब धर्म की राजनीति की बात आती है तो आप बीजेपी से नहीं जीत सकते, ये एक चीज़ साफ है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल की बात कहकर एक खतरा मोल ले लिया है, उससे साफ लग रहा है कि बीजेपी, अगर क्रिकेट की भाषा में बात करूं तो वो बीजेपी की पिच पर खेलने को मजबूर हो गई है कांग्रेस। तो ये दिखा रहा है कि खासतौर पे बीजेपी, आप देखिए कि उसको पता लगना चाहिए कि कोई एक मुद्दा उसके मन मुताबिक आ जाए, फिर वो उसको किस तरीके से खेलती है। अब आप देखिए कि घर घर हनुमान चालीसा पाठ हो रहा है, गलियों गलियों में हनुमान चालीसा पाठ हो रहा है, बीजेपी के नेता जा रहे हैं घर घर हनुमान चालीसा की प्रतियां दे रहे हैं, पुस्तक की प्रतियां दे रहे हैं। तो ये एक तरह से जो इस चुनाव का पूरा रुख ही मोड़ दिया है। जो वहाँ पर कांग्रेस आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार के या अपनी जो 5 गारंटियों की बात कर रही है, अब जो ये पूरा चुनाव है, आप देखिए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप जब ईवीएम पर बटन दबाएं तो जय बजरंग बली बोलकर दबाएं।
तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया है और हम कह सकते हैं कि ये पूरा ध्रुवीकरण वाला चुनाव हो गया है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कर्नाटक के चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है, वो दिखा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की जो रोड शो था वो एक दिन होना था, लेकिन उसको 2 दिन में परिवर्तित किया गया, शनिवार रविवार के लिए। और प्रधानमंत्री का जो आज का जो रोड शो है उसके लिए बीजेपी ने खासतौर पे बेंगलोर में अपना रोड शो का जो दायरा था उसको कम भी किया है, क्योंकि नीट की परीक्षा है और परीक्षार्थियों को कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर रोड शो छोटा किया गया। तो प्रधानमंत्री ने इसके जरिए जो शहर के, खासतौर पे शहर के नगरों के जो लोग हैं वो बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं और बेंगलुरु बीजेपी का गढ़ है, तो बेंगलुरु में भी एक संदेश देने का प्रयास किया है। और हम देखें तो ये जो प्रधानमंत्री का रोड शो आज हो रहा है, शनिवार को हुआ, तो इसमें बताया जा रहा है कि 24 विधानसभा क्षेत्रों में से 17 में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो यानी कि एक एक सीट पर प्रधानमंत्री खुद फोकस कर रहे हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से ईश्वरप्पा को भी उन्होंने फोन किया था। तो एक एक नेता पर, एक एक सीट पर प्रधानमंत्री का खुद का ध्यान है। और ये देखिए, इस कर्नाटक जो चुनाव है ना, इसका प्रधानमंत्री जी के लिए और बीजेपी के लिए बड़ा महत्व है। अभी वो आगे जो चुनाव हैं उसमें तो चलिए जो भी होगा, और बीजेपी की सत्ता वहाँ पर है, बीजेपी सत्ता में वापसी चाहती है, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन अगले महीने में और इस महीने में प्रधानमंत्री की कई सारी विदेश यात्राएं हैं। कर्नाटक आईटी का हब है, खासतौर पे बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री को अमेरिका भी जाना है, अभी बाइडेन से मुलाकात करनी है पोलैंड में, और भी कई सारी उनकी विदेश यात्राएं हैं, फ्रांस भी जा रहे हैं। तो अभी जब प्रधानमंत्री जीत के बाद जाएंगे तो क्या होगा कि एक अलग उनका भी जोश दिखता है, और सामने जो देश है वो भी देखता है, उनको भी पता होता है, सारी खबरें पता होती हैं कि एक ये बड़ा मैंडेट उन्होंने हासिल किया है और उसके बाद ये नेता आए हैं, तो उनके पास जन समर्थन है। तो जन समर्थन अगर किसी के नेता के पास नहीं होता तो सामने वाला देश उसको उतनी तवज्जो नहीं देता है। और जब हम देखते हैं कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाने में लगे हुए हैं, तो ऐसे में जब बीजेपी अगर हार गई, तो आप सोचिए कि जब वो पॉजिटिव माहौल में इतना विरोधी माहौल बनाते हैं, और अगर बीजेपी हार जाए तो क्या माहौल बनाएंगे, और उस समय प्रधानमंत्री विदेश में हो तो उनकी यात्रा पर इसका क्या असर होगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चाहेंगे कि वो जीत हासिल करें और बीजेपी के जीत का जो संदेश है वो दुनिया में जाए, और जब दुनिया के देशों में प्रधानमंत्री जाएं तो एक अलग ही भारत की छवि रहे, क्योंकि उनको माना जाता है कि वो एक लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं। तो ग्लोबल अप्रूवल वाली जो रेटिंग होती है उसको बनाए रखना भी बहुत मुश्किल काम होता है। आप हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन किसी चीज़ को हासिल कर लेना और उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। तो प्रधानमंत्री अपनी उस लोकप्रियता को बनाए रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कर्नाटक में जिस तरह से वो ताकत झोंक रहे हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रचार के अंतिम चरण में मुद्दे ऐसे उठे हैं और ऐसे हावी हुए हैं जो बीजेपी के मन मुताबिक हैं, मुझे लगता है कि कर्नाटक का चुनाव पलट चुका है, जो कुछ समय पहले तक हमको एक तरफा लग रहा था कांग्रेस के पक्ष में। एक एज कांग्रेस को दिखाई दे रहा था, उसमें कहीं ना कहीं फर्क जरूर आया होगा। जमीनी हकीकत फिलहाल यही कहती दिख रही है। सर, चूंकि हम दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली का मुद्दा अगर चर्चा में ना आए तो ये पॉसिबल नहीं होता है। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर चर्चा गर्म है, अब तक केजरीवाल की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया। अगर देखा जाए केजरीवाल की राजनीति को, तो खुद पे लगे आरोपों का वो तुरंत पलटवार करते हैं, उनकी पार्टी तुरंत पलटवार करती है। लेकिन केजरीवाल की ओर से अब तक इस मुद्दे को लेकर कोई भी क्लियर बात नहीं कही गई है। हाँ, उनकी पार्टी की ओर से बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन वो पुराने ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये वो हुआ, क्लियर बयान नहीं आ रहा है। और भाजपा कह रही है कि आपने तो सद्दाम हुसैन और किम जोन जैसा आवास बना दिया, बंगला बना दिया। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें बीजेपी जो कह रही है, आरोप लगा रही है, उसमें फोटोज भी आ गए हैं। हाँ, फोटोज जो आ गए हैं उसको देखें तो दम नजर आता है। अब आप बताइए, अगर मुख्यमंत्री दिल्ली का है तो उसके पूरे फ्लोर में अगर दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर जकूजी लगा हुआ है और वो पूल बना हुआ है, तो मुख्यमंत्री को क्या जरूरत है भैया? आप पहले कहते थे कि मुझे एक सामान्य 2-3 कमरों का घर चाहिए, मेरे को आप पहले निशाना साधते थे कि शीला दीक्षित घर में 10-10 एसी लगे हुए हैं, उनके टॉयलेट में एसी लगा हुआ है, इस एसी का जो बिजली का बिल है वो हम भर रहे हैं। अब आप काम वही खुद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप खुद भी वही करते हैं तो आप निरुत्तर हो जाते हैं। अब जनता का सामना कैसे करेंगे? जब दृश्य सामने हैं तो आप कैसे उन दृश्यों को झुठलाएंगे?
आपको एक जब मांग हो रही है कि एक बार मुख्यमंत्री आवास खोल दीजिए, जरा जनता को विजिट कर लेने दीजिए, मीडिया को विजिट कर लेने दीजिए, अगर सच्चाई नहीं है इन आरोपों में तो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा, और ईमानदारी के साथ एक आम आदमी जो सामने खड़ा है मेरी रैली में उसकी तरह बनकर रहूंगा, मुख्यमंत्री आम जनता का साबित होऊंगा। तो वो अपने हर बात से मुकरे हैं और आम आदमी पार्टी का गठन जिन उद्देश्यों के साथ, जिन नीतियों के साथ हुआ था, उनमें से सब में पलटी मारी है। तो अगर पलटी मारने पर सवाल उठ रहे हैं तो वो उठने भी चाहिए, क्योंकि ये जनतंत्र है। आपने जनता का विश्वास हासिल करके मत लिया था और जनता के साथ अगर विश्वासघात होता तो जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो भव्य आवास है उसकी तुलना अन्य मुख्यमंत्रियों से इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग प्रकृति है, अलग जरूरतें हैं, और किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले ये नहीं कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा या बड़ा बंगला नहीं लूंगा। ऐसे वादे सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने किए थे, इसलिए सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल। और हेमंत बिश्व शर्मा के शब्दों में कहें तो केजरीवाल एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुख्यमंत्री हैं। खैर, ये थी आज का जो चाय पर समीक्षा कार्यक्रम था। अगले सप्ताह फिर हमसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।